नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक हुई है। शाम 6:30 बजे के करीब कश्मीरी नेताओं संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक खत्म हुई। ये बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली है। बैठक के बाद में तमाम कश्मीरी नेता, केंद्र के अफसर, उपराज्यपाल, पीएम आवास से बाहर निकल कर आए। आर्टिकल 370 को हटाए जाने के करीब 2 साल के बाद में केंद्र सरकार की ओर से राज्य के नेताओं के साथ में ये बातचीत की गई है। नई दिल्ली में पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह समेत अन्य कई नेता शामिल हुए। शुरू होने वाला है डिलिमिटेशन। समाप्ति के बाद जल्दी इलेक्शन भी करवाएंगे और वहाँ पर फिर से विधानसभा असेंबली बनेगी और लोगों की जो उम्मीद है कि उनको अपना नुमाइंदा मिले उस तरह का वहाँ पर किया जाएगा, प्रक्रिया किया जाएगा। 370 जो तोड़ चुके हैं वो वापस आएगी, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। चलो, प्राइम मिनिस्टर का रिस्पांस था कि पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए, फिर आपने जो दूसरे इशू रेज किए हैं वो कंसीडर करेंगे। लेकिन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटहुड के बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ ये कहा कि पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए, फिर दूसरे मुद्दे जो हैं उनको एड्रेस किया। चुनाव को लेकर कुछ कहा उन्होंने, कब तक चुनाव की संभावना? वो तो डिलिमिटेशन होने के बाद, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है। जब डिलिमिटेशन हो जाएगी फिर दे विल डिसाइड when to hold the election। 2 साल के बाद लगभग आप लोग गए थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, कैसी मुलाकात रही? सेटिस्फैक्ट्री रही? Very, very satisfactory, very friendly. People were very polite with each other. There was complete unanimity on the issue of restoring peace in Jammu and Kashmir. There was बाद जो है वो चीजें आगे बढ़ेंगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्नाटक के कारवार पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कारवार में भारतीय नौसेना के शिप लिफ्ट कंट्रोल टावर और पियर 2 का जायजा लिया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने नौसेना के अधिकारियों को संबोधित किया और कहा कि आज के दौर में राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते बहुत तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि हमारी नौसेना पहले से ज्यादा और भी मजबूत हो। आने वाले भविष्य के लिए हमें तैयार रहना होगा। हमें अपनी क्षमता को आने वाले दिनों के हिसाब से और बढ़ाना होगा। अचीवमेंट हमारे भारत के लिए है, इसलिए इसके लिए भी मैं इंडियन नेवी की सराहना करना चाहता हूं। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मित्रों, हम लोगों की ताकत बढ़ रही है और हमारी यह ख्वाहिश है, हमारी यह इच्छा है कि हमारी इंडियन नेवी एक दुनिया की जो बड़ी ताकतें मानी जाती हैं नेवी की, उनमें से एक बने। अभी तक लोग बताते हैं 5 मेजर जो नेवल पावर्स इस दुनिया की हैं, उनमें भारत है। मैं कहता हूं क्यों ना हम टारगेट निर्धारित करें कि आगामी 10 साल 12 साल के अंदर हम टॉप 3 में आकर खड़े होंगे। क्यों नहीं इस अचीवमेंट को हम हासिल कर सकते? और मैं तो कॉन्फिडेंट हूं कि होगा, हम लोग खड़े होंगे। तो आज इस सी बर्ड प्रोजेक्ट को जो देखने का अवसर मिला है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और सभी अपने ऑफिसर्स को, सेलर्स को और वेस्टर्न नेवल कमांड से जुड़े हुए जितने लोग हैं, सबको हृदय से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दें। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू और नीतीश जी में इतना ही अंतर है कि लालू जी गरीबों को बसाने का काम करते हैं और नीतीश कुमार जी गरीबों को उजाड़ने का काम करते हैं। किसानों को सही दाम पर फसल नहीं मिल पाती, लेकिन डीएम को मिल जाती है। अतिक्रमण के नाम पे नीतीश सरकार जो है गरीबों को बसाने के बजाय उजाड़ने का काम करती है। ये जो फल मार्केट है ये बनाया हुआ भी लालू जी का है। लालू जी और नीतीश जी में यही फर्क है, लालू जी गरीबों को बसाते थे और नीतीश जी गरीबों को उजाड़ने का काम करते थे।
ये मार्केट है फल वल का, लोगों को सब्जियों का, किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता है, एमएसपी नहीं मिल पाता है। लेकिन डीएम साहब का एमएसपी जरूर है, पर क्विंटल 12 रुपया है डीएम साहब का, फिक्स है रेट। लेकिन जो किसान, जो अन्नदाता हैं, 1850 रुपये होने के बाद भी उनको जो है कई 1000 रुपये, 800 रुपये, 1200 रुपये में बेचारे फसल जो है, अब देखिएगा सब्जी बेचने वाला बेच करके सब्जी फेंक के चला जाता है, कोई कीमत ही नहीं रह गई उनके लेते हैं। हरियाणा के पानीपत जिले में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पर छोटे बच्चों की आपसी कहासुनी में एक महिला ने 4 माह के मासूम को तेजाब पिला दिया। मासूम बच्चे की मां बाहर पानी लेने गई थी, तभी पड़ोसन ने मासूम को तेजाब पिला दिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पड़ोसन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत में परिजनों ने बताया कि 8 दिन पहले आरोपी महिला की बेटी के साथ पीड़ित मां की बड़ी बेटी का झगड़ा हो गया था। इसी रंजिश में आरोपी महिला ने मंगलवार सुबह 8 बजे मासूम को तेजाब पिला दिया और फरार हो गई। पीजीआई रोहतक में वेंटिलेटर नहीं मिलने पर परिवार के लोग मासूम बच्चे को वापस पानीपत ला रहे थे, तभी उसकी मौत हो गई। उसका बच्चों के पीछे झगड़ा हुआ, फिर मेरे बच्चे को उसने तेजाब पिला दो। मैं पानी लेने गई नीचे, पानी लेके आई तो मेरे कमरे में तेजाब मिला, मेरे बच्चे के मुंह में मिला तेजाब, मेरा बच्चा ऐसे नीचे मुड़ डाल के मिला। मैंने अपने बच्चे को उठाई और कही मेरे बच्चे को कोई ने तेजाब पिला दिया। इन दोनों ने फटाफट अपना मियाँ बीवी ने गेट बंद कर लो। मैं तो अपने लेके बच्चे को भागी, इधर लाल बत्ती की तरफ वो है हॉस्पिटल, उसमें हमने एडमिट किया। सिटी थाने के इलाके का ये मामला है और परसों की ये घटना है। अभी आरोप, पहले कोई हमारे पास कंप्लेंट नहीं आई थी। अभी जब बच्चे की डेथ हो गई है तो आज आरोप लगाया है कि किसी जो किराएदार है उसके ऊपर उन्होंने शक है कि भाई कोई तेजाब वगैरह पिलाया था इस महिला ने, इसके कारण इसकी डेथ हुई। तो उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। जैसे ही कोई ऐसी उसमें रिपोर्ट में आता है तेजाब वाली बात या कोई मारने वाली बात आती है तो उसी समय एफआईआर दर्ज करके और फर्दर उसमें कार्रवाई करें। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के चलते सरकार ने भीड़भाड़ को लेकर नियम तय कर दिए हैं, लेकिन अंबाला शहर जलबेड़ा रोड पर इंडिपेंडेंट फैशन कंसल्टेंट सेंटर के संचालक ने नियमों को ताक पर रखकर स्टूडेंट को बुला लिया। जैसे अंबाला पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने सेंटर पर छापेमारी करी। इस दौरान सेंटर पर करीब 125 लड़के लड़कियां मिले हैं, जिसकी शुरुआती जांच में सामने आया है कि सेंटर संचालक कोविड नियमों को नजरअंदाज करके स्टूडेंट को बुला रहा था। वहीं सेंटर के संबंध में किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ले रखी थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस प्रकार से यहाँ पर जलवेड़ा रोड पे जो है ना, एक बिल्डिंग किराए पे लेकर के एक प्राइवेट सेंटर चला रहे हैं जिससे मार्केटिंग का काम करते हैं। और इस प्रकार लॉकडाउन में उन्होंने इस प्रकार की कोई परमिशन ना लेकर काफ़ी बच्चों को वहाँ इकट्ठा किया। इस इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पहुँचे थे, जहाँ पर यहाँ पर लगभग 125 के करीब बच्चे जो इस प्रकार इकट्ठे किए हैं, जिस प्रकार से इन्होंने अवहेलना की है। और उसको कोई भी इन प्रकार का इन्होंने कोई लाइसेंस भी नहीं लिया हुआ कि या कोई सेंटर चला रहे हैं, उसकी छानबीन कर रहे हैं। और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज करके आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसमें किस किस का कौन आता है आगे उसको लेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में अपने परदादा चौधरी देवीलाल की मूर्ति का अनावरण किया, जिस पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। अभय चौटाला के पुत्र कर चौटाला ने विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचकर देवीलाल की मूर्ति को गंगा जल से साफ किया और कहा कि चौधरी देवीलाल की मूर्ति का शुद्धिकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले चौधरी देवीलाल की मूर्ति को अशुद्ध किया गया था। 2 दिन पहले जिन लोगों ने किया था, उन लोगों ने चौधरी देवीलाल जी के नाम का इस्तेमाल करके उनके नाम को खराब करने का काम किया, इस मूर्ति को दुष्टीकरण करने का काम किया। हम तो आज इस मूर्ति की सफाई करके और गंगा जल से इस मूर्ति को धो करके इसको पवित्र करने आए हैं। और मेरे को एक बात नहीं समझ आई, जब जननायक चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति इस यूनिवर्सिटी में थी, यहाँ पर तो नई मूर्ति लेकर के आए हैं, और जो यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई थी उसको जीन ले जाने का कारण क्या था? ये भी कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। इस पे भी एक प्रश्न मार्क खड़ा होता है कि ये सारा ड्रामा करने की जरूरत क्या थी, जब यहाँ पर ऑलरेडी मूर्ति थी जिसका पहले पूर्ण तौर पर
यहाँ पर स्थापित करी गई थी। हरियाणा सरकार की ओर से मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत खरीफ साल 2021 में धान की बिजाई का क्षेत्रफल कम करने, गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए सिरसा में 27,550 एकड़ का लक्ष्य दिया गया है। इस योजना के अनुसार जो किसान धान फसल की बजाय वैकल्पिक फसल जैसे मक्का, कपास, अरहर, मूंग इन सब की फसल तैयार करेगा, उसे 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सिरसा कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया है कि योजना का लाभ लेने के लिए 25 जून तक पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पानी मेरी विरासत पिछली बार भी स्कीम थी, इसमें डाइवर्सिफिकेशन करना है। जो धान की जगह जो दूसरी क्रॉप चाहे कॉटन है, अरहर है, ग्राउंडनट है, जो या खाली छोटे हरा चारा है, तो उसमें 7,000 पर एकड़ के हिसाब से किसान को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके तहत हमारे जिले का 27,550 एकड़ का टारगेट है जो हमने डाइवर्सिफाई करवाना है। और आज तक की बात करें तो अभी 7,000 एकड़ हमने डाइवर्सिफाई करवा दिया है, 25% के करीब। और अभी ये 25 जो तारीख है इस तक हम इसको कंप्लीट करवा लेंगे। जयपुर के विद्याधर नगर में रक्तदान शिविर में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शिरकत करी, जहां पर सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा है कि महामारी के कठिन वक्त में रक्तदान से अनगिनत लोगों की मदद हो सकती है। कोरोना महामारी के दौर में भी ब्लड बैंक खून की कमी से जूझ रहे हैं, ऐसे में रक्तदान शिविर एक नेक पहल है। महासभा की तरफ से आज जो रक्तदान शिविर जयपुर में आयोजित किया है, उसमें आने का मुझे न्यौता दिया था। मुझे खुशी है कि आज 500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रक्तदान दिया है। महामारी में अस्पतालों में लोगों के अंदर हिचक होती है रक्तदान करने की, तो उससे मैं समझता हूँ बहुत से लोगों की, अनगिनत लोगों की मदद हो सकती है। और रक्तदान आज के समय में एक जीवन दान की तरह है। मुझे खुशी है कि आयोजनकर्ताओं ने सब लोगों को बुलाया और अस्पताल में, ब्लड बैंक्स में जो कमी आ गई थी ब्लड की, उसको पूर्ति करने में काफ़ी कुछ सहायक होगा। और मुझे बताया गया कि इन नौजवान साथियों ने न सिर्फ जयपुर में लेकिन प्रदेश भर में ऐसे सैकड़ों कैंप। प्रदेश में अनलॉक के साथ ही अब पर्यटन विभाग सितंबर में शुरू होने वाले नए पर्यटन सत्र से पहले पर्यटन ढांचे को मजबूत करने में लगा हुआ है। पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पर्यटन विभाग और पर्यटन निगम के अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें आर्थिक गतिविधियों के संचालन और ऑनलाइन मार्केटिंग पर फोकस करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि जल्द ही यहां पर पर्यटन विभाग मेले, उत्सव और कुछ इवेंट्स आयोजित करने की योजना तैयार कर रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के पर्यटन उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग, डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने की कार्य योजना और साथ ही पर्यटन नीति के प्रावधानों के मुताबिक पर्यटन को मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी यहां पर सरकार की ओर से लगातार जारी है। मंत्री जी ने बजट घोषणा की थी, उसकी क्रियान्विति को लेकर के बैठक ली गई है। आरटीडीसी के एमडी और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ में हमने मीटिंग ली कि क्योंकि पर्यटन को पहली बार राजस्थान में जो हमारा बजट है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा महत्व दिया है। 500 करोड़ का अलग से बजट दे करके और पर्यटन के महत्व को बताने, पर्यटक यहाँ पर हमारे यहाँ राजस्थान में आए, इसके लिए जो प्लान बनाने की बात कही उसको लेकर के राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और गजेंद्र सिंह शेखावत को भगोड़ा बताने पर उनकी मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में मदन लाल सैनी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के बाद में कहा कि कांग्रेस हमेशा ही भगोड़े की तरह व्यवहार करती है। इस देश में जब जब भी संघर्ष का वक्त आया है, कांग्रेस हमेशा भगोड़े की भूमिका में ही तो रही है। कि इस देश में कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के जमाने से भगोड़ी रही है। उनके नेता अंग्रेजों से मिले रहते थे। इस देश में जब जब संघर्ष का समय आया था तो कांग्रेस की भूमिका भगोड़े की रही। शायद उन्होंने नारे इसलिए लगाए होंगे कि उनको अपने पुरखों की याद आ गई, और केवल नारे लगाने से कोई भगोड़ा हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये बात निश्चित है कि आदमी जब इतना विचलित होता है, बौखलाहट होता है, अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल करता है।
नगर निगम जयपुर ग्रेटर में महापौर और आयुक्त के बीच में विवाद के बाद में मेयर सौम्या गुर्जर के साथ में 3 पार्षदों के निलंबन का मामला फिर राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंच गया है। निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के बाद में अब निलंबित पार्षद अजय सिंह चौहान और शंकर शर्मा ने याचिका दायर करके राज्य सरकार के निलंबन के आदेश को चुनौती दी है। निलंबित पार्षद अजय सिंह चौहान और शंकर शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके स्वायत्त शासन विभाग की कार्यवाही को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि उनके निलंबन की कार्यवाही पूरी तरह से नियमों के विपरीत जाकर की गई है। पूरे मामले में उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने बिना पक्ष सुने जल्दबाजी में ही निलंबन की कार्यवाही को अंजाम दे दिया। जयपुर के करनी विहार थाना इलाके में व्यापारी आदित्य जैन पर फायरिंग करने के मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने व्यापारी पर फायरिंग करने के मामले में मुख्य आरोपी सहित एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग की राह में व्यापारी बाधा बन रहा था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए फायरिंग की गई थी। ये वारदात 16 जून को जयपुर के गांधी पथ पर हुई थी, जहां दिन दहाड़े एक अपार्टमेंट के बाहर व्यापारी पर फायरिंग की गई थी। पुलिस की माने तो इस वारदात का मुख्य सूत्रधार महाराष्ट्र निवासी कमलेश शेषराव शिंदे है। व्यापारी आदित्य महाराष्ट्र में व्यापार कर रहा था, उसी का साथी था कमलेश। एक दिन कमलेश का संपर्क आदित्य की पत्नी से हुआ और दोनों के बीच में बात आगे बढ़ गई, जिसके बाद वे व्यापारी परिवार सहित जयपुर आ गया। लेकिन कमलेश को ये नागवार गुजरा और वो जयपुर आ गया, जिसके बाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बैठा हुआ था, उसके पिट्ठू जो बैग होता है वो लगा हुआ था। उससे सारी टीम ने डिस्कस करके ये तय किया कि ये लोग बाहर के होने चाहिए। जो क्राइम की बेसिक थ्योरी है उसमें ये है कि हमेशा जो शूटर है, क्राइम करने वाला, वो फ्री हैंड रहता है, लेकिन इसमें उल्टा था। इसलिए फिर ये तय किया गया कि लोग बाहर के और ये कहीं के आसपास रुके होंगे। तो अपने करनी का जो थाने के जो मुलाजमान थे उन्होंने बड़ा एक सघन सर्वे किया और उस सर्वे के दौरान एक जगह एक इस तरह का जो रेस्टोरेंट जो है वो चिन्हित किया गया, जिसमें घटना में जो मुलजिमान का हुलिया सामने आया था, उसी हुलिये के 2 लोगों की वहां पर 14 तारीख को सुबह चेक इन है मिला और 16 तारीख को घटना से जस्ट पहले उनका चेकआउट था। उसमें कंट्रोल रूम सूचना मिली कि गांधी पथ एक्सटेंशन पे एक फ्लैट में कार वॉश कर रहे एक व्यक्ति जिसका नाम आदित्य जैन था, वो जो अपना काम कर रहा था, उस समय मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति आए अज्ञात और उन्होंने गोली चला करके आदित्य जैन को गोली मार दी। गोली लगने की सूचना पे तुरंत थानाधिकारी करनी विहार जय सिंह, एसीपी विशाल नगर राय सिंह और एडिशनल डीसीपी वेस्ट हमारे राम सिंह जी और हम सभी तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुए और वहाँ से इंजर्ड को निकटवर्ती अस्पताल में पहुंचाया, जहां उसके हाथ में गोली लगी थी और उसको प्राथमिक उपचार देकर के एसएमएस रवाना किया गया। पश्चिमी मध्य रेलवे ने हादसों को रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन कोटा रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर बह रही चंबल नदी के ऊपर बने रेलवे ओवर ब्रिज से गुजरने वाले लोगों को रोकने और उनकी समस्याओं को दूर करने में रेलवे प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। कई सालों से इस ब्रिज का कोटा और बूंदी जिले की जनता आवागमन में इस्तेमाल कर रही है और जनता की ही आवाज है कि यहाँ पर एक छोटा ब्रिज बनाया जाए, ताकि जो वक्त दूसरे रास्तों से गुजरने में खराब होता है, उस वक्त का इस्तेमाल एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर हो सके। समस्या काफी बड़ी है, लेकिन समाधान निकालने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। चंबल पार करते ही बूंदी जिले का तीर्थ सिंता, मेहराना, भवानीपुरा सहित आधा दर्जन से अधिक गांव निकलकर सामने आते हैं। यहां से दूध बेचने वाले लोग कोटा आते हैं। अगर यही लोग दूसरे रास्ते से कोटा आते हैं तो कम से कम उनको 1 घंटे से अधिक का वक्त लगेगा, लेकिन इस रास्ते में मात्र 10 से 15 मिनट में गांव के लोग कोटा जिले में आ जाते हैं। लेकिन ये 15 मिनट का सफर कितना खतरनाक है, ये वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक खास बात और है, यहाँ से जो दोपहिया वाहन निकलते हैं वो आपस में तभी एक दूसरे को क्रॉस कर पाते हैं जब एक दोपहिया वाहन को रोकना पड़े। वाहन चालकों की मांग है कि यहां पर छोटा ब्रिज बना दिया जाए ताकि समस्या दूर हो, लेकिन ये लोग अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को डर है कि कहीं रेलवे इस रास्ते को बंद ही ना कर दे।
ईद वाले बहुत सारे इधर 2-3 काम करते हैं, सब रोजी रोटी कमाने तो कहाँ जाएंगे। मोटा पुल बन जाए तो ठीक है, सबको दिक्कत नहीं आई है खड़ने में, इधर कोई नहीं निकलेगा, क्यों रिक्स लेगा। मुझे जानकारी दी है, मैंने डीआरएम कोटा से कहा कि इसको देखो कि किसी आवागमन में किसी को असुविधा न हो और हम कैसे उनके आवागमन में सुविधा कर सकते हैं, इसकी एक प्लान बनाओ। आवश्यक होने में रेलवे बोर्ड से स्वीकृत कराओ। जल्द निकलने करने निश्चित प्रयास करते हुए कोई ना कोई कम करना पड़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।